जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि कल की डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने चर्चा की कि कैसे भारतीय नौसेना के लिए दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत पर कार्य ऑलरेडी या तो शुरू हो चुका है या तो होने वाला है, और इसकी अनाउंसमेंट को रक्षा मंत्री जी के द्वारा की गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले रिकॉर्ड टाइम में एक दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत हमें भारतीय नौसेना के सर्विस में देखने को मिलेगा। और हमने कल अंतिम में ये भी कहा था कि भारतीय नौसेना का प्लान ये है कि तकरीबन 4 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट है वो उनके द्वारा ऑपरेट की जाएगी, और जो तीसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा वो एक सुपर कैरियर होगा जिसको हम आईएनएस विशाल के नाम से जानेंगे। ये 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, लेकिन अब इसमें कुछ नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये जो 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, इसमें हमें कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, यानी कैटपल असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग। यानी इसमें जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमें कैटपल लॉन्च सिस्टम की सहायता से लॉन्च होते दिखाई पड़ेंगे। अगर हम मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो हमें इसमें स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, जहां पर एक स्की जंप की सहायता से जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ करते हैं और उसके बाद लैंड करते हैं। लेकिन सुपर कैरियर में हमें कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। अब क्योंकि कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन लगभग कंफर्म हो चुकी है, तो रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोग्राम को लेकर के एक बड़ी हरकत में आई है, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ऑलरेडी ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के 2 वेरिएंट ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिए हैं, जिसमें से पहला वेरिएंट होगा हमारे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, और आईएनएस विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप है उसको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, यानी कि ये स्की जंप वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनसे ऑपरेट किया जाएगा। जबकि दूसरा वेरिएंट जो होगा वो कैटोबार वेरिएंट होगा, यानी कि कैटपल लॉन्च सिस्टम के साथ लॉन्च किए जाने के लिए उनको कैपेबल बनाया जाएगा, और ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अध्ययन ऑलरेडी शुरू है, और जो एलसीए नेवी से प्राप्त अभी तक की स्टडीज़ हैं उनका इस्तेमाल पूरी तरीके से इस प्रोग्राम में किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम कैटोबार सिस्टम की बात करें तो स्टोबार की तुलना में ये ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं बेनिफिशियल माने जाते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से जो एयरक्राफ्ट है वो हैवी पेलोड और फ्यूल के साथ उड़ान भरने में सक्षम होता है। ये चीज़ें हमें स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। हालांकि रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा था कि शुरुआती तौर पर भारतीय नौसेना एमका के एक वेरिएंट को चाहती थी कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि नेवल एमका की बात की जा रही है। लेकिन पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, और खुद ये बात नौसेना भी जानती है कि अगर उन्हें नेवल एमका का इंतजार करना है तो यहाँ पर 1 दशक से ज़्यादा का समय लग जाएगा, क्योंकि पहले एमका का निर्माण होगा, उसके बाद उसके नेवल वेरिएंट का अध्ययन शुरू होगा, और अगर सब कुछ सही रहा तब जाकर के एमका का जो नेवल वेरिएंट है ये भारतीय नौसेना के लिए हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, अगर इस प्रोग्राम में हम रहते तब भी हमें 2040 के पहले जो नेवल एमका है वो देखने को ना मिलता। अब अगर हम टेडबीएफ के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि अगर हम इसके पहले नोज कोन की बात करें तो वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ पर एक राउंडेड नोज कोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें एक बड़े रेडार को हाउस करने की कैपेबिलिटी होगी। इसके अलावा और भी दूसरे जो बदलाव हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसको 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखा गया है। उसके पीछे की वजह ये है कि एयरक्राफ्ट का जो फ्रंटल सेक्शन है वो काफ़ी स्टेल्दी होगा, उसमें स्टेल्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि रियर सेक्शन एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के जैसा होगा। इसीलिए इसे 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि ये इकलौती वजह नहीं है, इसके पीछे की वजह ये है कि इसमें बहुत सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एमका से बोरो की जाएंगी, जैसे एवियोनिक सिस्टम हो गए और भी दूसरे सिस्टम हो गए, ये एमका से बोरो किए जाएंगे। और ट्विन इंजन डिग बेस का जो एयरक्राफ्ट है वो हमें जो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन है इसमें देखने को मिलेगा। इसमें ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। इसका जो फ्रंटल सेक्शन होगा इसमें इम्प्रूव रेडार क्रॉस सेक्शन को देखने को हम मिल पाएंगे। वहीं जो कैनार्ड विंग है वो एयरक्राफ्ट को जो लिफ्ट है वो जनरेट करने में सहायता प्रदान करेंगी, ताकि कम डिस्टेंस से भी ये टेक ऑफ करने में पूरी तरीके से सक्षम हो, जो कि एयरक्राफ्ट के दृष्टिकोण से, एयरक्राफ्ट कैरियर के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि कैनार्ड का काम सिर्फ इतना नहीं है। कैनार्ड की सहायता से जो एयरक्राफ्ट है ये लो स्पीड पे भी अपनी जो मनूवरबिलिटी है उसको काफ़ी कह सकते हैं एक्सट्रीम रखते हैं, और इन्हें जो मनूवर्स हैं वो करने में काफ़ी आसानी मिलती है। हालांकि अगर हम टेडबीएफ के डिज़ाइन पर गौर करें तो इसके मिशन एंड्योरेंस को भी ध्यान में रखा गया है। ये एक बड़े मिशन एंड्योरेंस के साथ में आएगा, जहां पर 2 घंटे से ज़्यादा ये एयरबॉर्न रह सकता है। इसकी जो स्ट्राइक रेंज होगी ये 400 नॉटिकल माइल्स से भी ज़्यादा होगी।
वहीं इसका जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड होगा ये तकरीबन 55,000 फीट होने वाला है। टेडबीएफ को पावर करने के लिए 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी ये मैक 1.8 की होगी। वहीं इसकी जो जी लिमिट होगी ये +9 से लेकर के -3 G तक होने वाली है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट होने वाला है। इतना ही नहीं, आने वाले भविष्य में जब स्वदेशी इंजन विकसित कर लिए जाएंगे जो कि 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के होंगे, तो यहाँ पर इंजन स्वैपिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमें टेडबीएफ में जो मॉड्यूलर इंजन डिज़ाइन फिलॉसफी है वो देखने को मिलेगी, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आने वाले भविष्य में इनके जो इंजन है वो स्वैप किए जा सकते हैं। और सेम चीज़ हमें तेजस मार्क 2 के केस में भी देखने को मिलेगी, वहाँ पर हमें इंजन स्वैपिंग का जो ऑप्शन है ये उपलब्ध दिखाई पड़ेगा। अब अगर हम इसके मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट की बात करें तो ये 26 टन का होने वाला है। वहीं इसकी जो एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी है ये 7.6 टन की होगी। इसमें आपको 12 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग प्रकार के वेपन और पेलोड को कैरी करने में सक्षम होंगे। हथियारों की बात करें तो इसमें आपको अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जो कि अस्त्र मार्क 1 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 300 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ में आएंगी। वहीं रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3, ब्रह्मोस एनजी देखने को मिलेगी, एमबीडीए मीटियोर देखने को मिलेगी, एशरैम देखने को मिलेगी और भी दूसरी एडवांस मिसाइल सिस्टम है जिसमें स्कैल्प भी शामिल है, वो हमें देखने को इसमें मिल सकती है। इसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन होगा वो 11.6 मीटर्स का होगा और इसका जो फोल्डेड विंग स्पैन है ये 8.3 मीटर का होगा। इसका विंग एरिया 53.5 स्क्वायर मीटर का होने वाला है। यहाँ पर जो विंग एरिया है काफ़ी बड़ा है, जिसके अपने भी बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। एयरक्राफ्ट की जो लेंथ है ये 17 मीटर्स की होने वाली है, वहीं इसकी जो हाइट है ये 5.65 मीटर्स की होगी। टेडबीएफ में एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी होंगी, जिसमें हमें मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन जो कि एडवांस सेंसर्स के साथ इंटीग्रेटेड होगा, जैसे कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसर रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे जो फीचर्स है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर हम IRST की बात करें तो ऑलरेडी ये अंडर टेस्टिंग है, जिसको हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में ये हमें तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम डेवलपमेंटल टाइमलाइन की बात करें तो जो फुल फ्लैश डेवलपमेंट है ये तभी शुरू होगा जब फंडिंग अप्रूव होगी, और एक बार जब फंड से अप्रूव होंगे तकरीबन 4 से 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जो कि अलग अलग टेस्टिंग से गुजरेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें जो प्रोडक्शन लेवल है वहाँ पर लाया जाएगा। इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी CDR को फाइनलाइज करने में लगी हुई है और माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक चीज़ें फाइनलाइज भी हो जाएंगी और CCS अप्रूवल मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा। तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर डिमांड की गई है, जहाँ पर 4 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो अभी इसको सर्विस में आने में तकरीबन 1 दशक का यानी 10 वर्षों का समय लग सकता है, ऐसा खुद भारतीय नौसेना भी एक्सेप्ट कर रही है। और अगर हम एडमिरल आर हरिकुमार सर की बात माने तो उन्होंने पहले भी ये अनुमान लगाया है कि 2040 तक भारतीय नौसेना में हमें 45 टेडबीएफ देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।